हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे से खूबसूरत चैनल गिनतारा ज्ञान में। तो उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम यूपी एमएसपी का मॉडल पेपर 2022 और 23 को लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप सीबीएसई के हो या फिर यूपी बोर्ड के, आपको इस मॉडल पेपर से होने वाला है कम से कम 50% का लाभ। तो देर किस बात की, उठाइए पेन और कॉपी, स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ में। हमारा प्यारा सा खूबसूरत नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इफ रिलेशन इफ आर इज अ रिलेशन ऑन द सेट एन डिफाइन एज आर इज इक्वल टू a comma b such as a is equal to b minus 2, b is more than 6। रिलेशन r इज अ रिलेशन, ये किसी दो सेट के बीच का रिलेशन हुआ r, और सेट है हमारे नेचुरल नंबर। जो सेट दिया गया है वह है नेचुरल नंबर। एस इस प्रकार से रिलेशन दिया गया। सबसे पहले हम समझ लें कि दो सेट के बीच में रिलेशन किस प्रकार से कार्य करता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। अगर इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दें, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, और सारे के सारे जो सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं वो बनाते हैं आपस में दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन। तो ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी आया ये हो गया हमारा रिलेशन। इस प्रकार से जो ए और बी के एलिमेंट होंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे रिलेशन। मान लीजिए कि जो ए का एलिमेंट है, कैपिटल ए का जो एलिमेंट है वो स्मॉल ए, और इसका बी का जो एलिमेंट है वह स्मॉल बी। इस प्रकार से ऑर्डर पेयर में आ जाएंगे, और प्रत्येक जो ऑर्डर पेयर होता है वो है एक प्रकार का रिलेशन। तो ए कॉमा बी सच एस इस प्रकार से है, ये आपस में रिलेशन रखते हैं दोनों के, यानी ए कॉमा बी ये दोनों के दोनों रिलेट हो गए, रिलेशन बना रहे हैं। लेकिन जो ए है वह बिलोंग करता है ए से, और जो स्मॉल बी है वह बिलोंग करता है कैपिटल बी से। इस प्रकार से रिलेशन क्रिएट होता है। लेकिन हम बात करनी इसकी, ये प्रकार का रिलेशन दिया गया है, इस प्रकार से ये सेट है। तो कह रहा कि R इज इक्वल टू रिलेशन ए कॉमा बी सच एस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस का 2 और b इज मोर देन 6। लेकिन ये भी बोला है कि जो सेट, जो ये रिलेशन बन रहा है ना, वह नेचुरल नंबर से ही केवल बन रहा है। तो सबसे पहले ये समझे कि नेचुरल नंबर है क्या। नेचुरल नंबर मीन्स है कि ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और धनात्मक होते हैं और साथ में पूर्ण भी होते हैं। तो 1 2 3 4 5 सो ऑन, ऐसे जितने भी नंबर ये इनफाइनाइट तक जाएंगे ये सबके सब क्या है, इन्हें हम कहेंगे नेचुरल नंबर। यानी कि जो रिलेशन इनमें बनेगा ना ए और बी, ए और बी, इट मस्ट बी रिक्वायर्ड कि दोनों के दोनों रेशनल नंबर ही होने चाहिए, दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्या ही होनी चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है, इसमें बीच में रिलेशन कैसे बनेगा, यानी कि जो ए है ना वो डिपेंडेंट है किस पर, बी पर। जब तक आप बी की वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे तब तक ए की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड कर लेना, यही ये क्या है, रिलेशन है। तो लेकिन इसके लिए क्या है, कंडीशंस रख दिया है। कंडीशन क्या है कि बी जो है ना वो 6 से मोर देन, आप केवल व केवल जो बी की वैल्यू लेंगे वह 6 से बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी आप बी की वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो बी से यानी 6 से बड़ी बी की वैल्यू क्या होगी, तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि 6.5 भी हो सकता है, लेकिन 6.5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर में 6.5 मान्य ही नहीं है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर वो सारे के सारे पूर्ण हैं। तो a इज इक्वल टू हम लेंगे इसकी जगह में b इज इक्वल टू 7, क्योंकि 6 जो बड़ी नेचुरल नंबर है वो क्या होगी, 7 होगी। तो हमने क्या रखा है इसकी जगह में, b की जगह में 7 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 5। तो हमने रखा a यानी b इज इक्वल टू रखा कितना, b इज इक्वल टू रखा 7, तो हमें a कितना मिला, 5। तो एक रिलेशन तो हमारा ये क्रिएट हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें कि इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है ये कहीं मैटर ही नहीं कर रहा। तो इसके बाद अब a इज इक्वल टू हमने b की जगह में कितना रखा, अगला जो टर्म मिलेगा 8,
8 रख दिया, 8 माइनस कितना हो गया 2, तो हमने देखा कितना आया कि a इज इक्वल टू आया हमारे पास 6 और b हमने रखा था 8, तो ये रिलेशन कितना बनेगा, ये हो जाएगा 6,8 बिलोंग टू रिलेशन। क्या इसमें कोई 6,8 है? जी हाँ है, थर्ड नंबर 6,8 बिलोंग टू रिलेशन, तो थर्ड इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x इंटू ई के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो हमें इसको सॉल्व करके फाइंड करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन है इसके लिए। तो समझिएगा, इंटीग्रल x इंटू ई के पावर x dx, सबसे पहले इसमें पहचान करनी चाहिए हमको कि इसमें डुप्लेट फंक्शन दिए गए हैं। पहला एक फंक्शन दिया x और दूसरा फंक्शन दिया गया इंटू में ex, ई के पावर x। तो अगर इस प्रकार को आपका यानी कि इनटू में अगर दो फंक्शन इनटू में आ रहे हैं और इनका इंटीग्रल फाइंड करना है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर एक फंक्शन दिया है fx और दूसरा दिया गया है इनटू में gx विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि इन दोनों में से किसी एक को कॉमन लेंगे, लेकिन कॉमन किसको लेंगे अभी हम ये भी बताएंगे किसको कॉमन लेना है। आप दोनों में से किसी एक को कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसके लिए समझना पड़ेगा कि किसको कॉमन लेना है। fx को कॉमन ले लिया हमने, और ये क्योंकि फार्मूला है ना, fx को कॉमन ले लिया गया और gx को हमने कर दिया इंटीग्रेट, इसके बाद लगाएंगे माइनस, और माइनस के बाद फिर से करेंगे इंटीग्रेट और इसको बड़े कोष्टक में। अब जिसको हमने कॉमन लिया था पहले, यानी इंटीग्रेट नहीं किए थे, अब उसको हम कर देंगे डिफरेंशिएट, dfx बाई dx, यानी fx को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। इसके बाद फिर से इंटीग्रल लगाएंगे। आप सोच रहे कितनी बार इंटीग्रल लगाया जाएगा, तो इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट में फिर से वही वैल्यू पुट अप करेंगे जो एक बार फिर पहले इंटीग्रेट करवा चुके हैं। तो कितना हो जाएगा, ये फिर से हो गया gx और ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू dx, इसको कर देंगे क्लोज, और ये लगा इंटीग्रल तो इसका भी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये हो गया हमारा दो फंक्शन के इंटू करवाने पर जो इंटीग्रेशन का परिणाम होगा इस फार्मूले के थ्रू आएगा। अब बात आती है कि हम दोनों फंक्शन में किसको करेंगे इंटीग्रेट और किसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो इसके लिए एक रूल है जिसको नाम दिया जाता है आइलेट रूल। तो हम इस आइलेट का जो यूज है यही पास करेंगे, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन में आइलेट रूल को प्रयोग किया जाता है। तो आई मीन्स क्या है, आई मीन्स होता है इनवर्स, और एल मीन्स होता है लॉगरिथम, और ए मीन्स होता है अलजेब्रा, और इसके बाद टी मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ई मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल। तो ये इस प्रकार से इनके नाम हो गए। फिर से समझेंगे कि आई मीन्स है इनवर्स, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, ये केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं है, ये इनवर्स अलजेब्रा में भी हो सकता है। तो इसके बाद एल मीन्स है लॉगरिथम, और ए मीन्स है अलजेब्रा, टी मीन्स है ट्रिग्नोमेट्री, और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर की बात करता है। पावर कब, जब किसी कांस्टेंट के पावर कोई वेरिएबल होगा उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल। इट मे बी पॉसिबल कि ये ई के पावर कभी एक्स भी हो सकता है, ये ए के पावर एक्स, यानी ए मीन्स, अब इस प्रकार के जितने भी आएंगे फंक्शन ए के पावर एक्स, यानी ए बिलोंग करेगा रियल वैल्यू से। रियल वैल्यू मीन्स कांस्टेंट वैल्यू होगी रियल नंबर के फॉर्म में, इसके पावर कोई होगी वेरिएबल, इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बात आती है कि इसमें हम किसको कॉमन लेंगे, हम आइलेट का प्रयोग करके कैसे इसमें किसको इंटीग्रेट करेंगे और किसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो समझिएगा, सबसे पहले हमने देखा इसमें हमारा जो इस फंक्शन में जो पहला जो आ रहा है फंक्शन वो कैसा है, उसका जो रूप है
यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो दिया गया है वो एक्स है और जी एक्स इज इक्वल टू जो दिया गया वो है ई के पावर एक्स। तो हमने ये देखा कि ये क्या है, ये है हमारा अलजेब्रा और ये क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल पावर। ई के पावर एक्स मैंने अभी बताया कि ई के पावर एक्स किस में आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो लेकिन हम इसमें अब आइलेट में आते हैं, तो हमने इसे पहचान लिया। सबसे पहले पहचानेंगे कौन है अलजेब्रा और इसके बाद कौन एक्सपोनेंशियल, कौन है ट्रिग्नोमेट्रिक, कौन है लॉगरिथम, तो इनको पहचान लेंगे। अब इसके बाद इनके देखते हैं नंबरिंग। तो फर्स्ट में आता है हमारा इनवर्स और लॉगरिथम आता है सेकंड में और अलजेब्रा आता है थर्ड में, ट्रिग्नोमेट्री आती है हमारी फोर्थ में, एक्सपोनेंशियल आता है फिफ्थ में। ये वैसे ही बिल्कुल हो गए जैसे हमारे क्लास में रोल नंबर होते हैं। तो ये हो गया रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, इस प्रकार से हो गए। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कौन आया है। सबसे पहले आया है अलजेब्रा। इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन आता है, अलजेब्रा आया या फिर एक्सपोनेंशियल आया। तो हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल आया है बाद में और अलजेब्रा आया हमारा पहले। तो जो पहले आता है उसको हम लेते हैं कॉमन, यानी उसको करते हैं डिफरेंशिएट। जी हाँ, एक बार और समझिएगा कि जो सबसे पहले आइलेट में जो फंक्शन पहले आया उसको करते हैं डिफरेंशिएट और जो बाद में आएगा उसे करेंगे इंटीग्रेट। तो इसमें समझिएगा, तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को नाम दे देता हूं आई और i इज इक्वल टू मैंने कॉमन लिया किसको, अलजेब्रा हमारा पहले आया है तो अलजेब्रा को ले लेंगे कॉमन। और इसके बाद तो ये i हमारा ये है, ये i आप समझ लीजिएगा, i इज इक्वल टू हम इसकी बात कर रहे हैं ये, तो x को ले लिया मैंने कॉमन और इंटीग्रेट कर दिया e के पावर x dx। इतना समझ में आया ना सभी को। तो e के पावर x को कर दिया हमने इंटीग्रेट और फिर इसके बाद लगा था माइनस। माइनस के बाद क्या करेंगे, बड़ा सा लगाएंगे इंटीग्रल। बड़ा सा मतलब इसका नहीं कि इसकी वैल्यू बड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो हमने लगाया इंटीग्रल और इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इस लल्लू लाल को, जो एक्स दिया गया है ना, ये जो एक्स जो पहले कॉमन आया था इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये हो जाएगा dx अपान में dx। यहां समझ में आया ना दोस्तों। तो dx बाई dx और इंटीग्रेट कर देंगे जो ये बचा था ना e के पावर x, जो पहले इंटीग्रेट हुआ था वो अब भी इंटीग्रेट होगा e के पावर x विथ रेस्पेक्ट टू dx और इसे कर देंगे क्लोज। इसके बाद हमारा ये लगा है ना, ये इंटीग्रेशन, ये है ना, ये कितना हो जाएगा dx। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो कैसे करेंगे सॉल्व समझिएगा। तो x और आपने पढ़ रखा है कि e के पावर x का इंटीग्रेशन केवल व केवल e के पावर x अगर दिया गया है तो उसका इंटीग्रेशन e के पावर x ही होगा। ये कितना आया है, e के पावर x, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस। अब क्या करेंगे, पहले हमने देखा dx से dx हो गए खत्म और ये इंटीग्रेशन फिर से अंदर बच गया ना, e के पावर x फिर से बच गया e के पावर x का, क्योंकि e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर x ही होगा ना। तो e के पावर x हो गया और विथ रिस्पेक्ट टू dx फंस गया, फिर से बचा रहा इंटीग्रेशन में। तो फंस गया क्या, इसका क्या बिगड़ पाएगा, ये कितना हो गया x e के पावर x और माइनस इंटीग्रल e के पावर x और प्लस c। लेकिन हमें चाहिए करेक्ट ऑप्शन, किसी भी करेक्ट ऑप्शन में c नहीं दिया गया है तो हम इसको क्या कर देते हैं, c को हटा देते हैं। तो अब कितना आएगा, वैसे ये क्या है हमारा इंडिफिनाइट हमारा ये इंटीग्रल है और इसमें c होता है, बट हमें चाहिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर। तो c नहीं लगाया है तो हम c विदाउट सी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इसमें से क्या करें देखते हैं, हम दोनों में e के पावर x लगा हुआ ना, दिख रहा ना सभी को, e के पावर x लगा हुआ है दोनों में। तो क्या करेंगे, e के पावर x को ले लेते हैं चुपके से कॉमन और ये बचेगा x और ये बचा माइनस का 1। बहुत बच्चों की बात समझ में नहीं आती कि ये कॉमन कैसे ले लिया जाता है। तो e के पावर s को कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हमने e के पावर x को दे दिया दोनों में भाग। तो e के पावर x हमने भाग दिया, e के पावर x हमने भाग दिया, तो e के पावर x का जब भाग दिया तो ये हो गया बेचारा 1 और e के पावर आ गया कॉमन में। तो अब समझिएगा कि चलते हैं
इस ऑप्शन की तरफ देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। तो थर्ड नंबर यानी x माइनस वन ई के पावर x, ये तो करेक्ट है ही नहीं है, इधर ई के पावर x है। अरे तो कोई बात नहीं, चाहे ये इंटू में चाहे ई के पावर इधर रखे और चाहे उधर रखे, चाहे 2 गुणे 3 करें कितना आएगा 6, और 3 गुणे 2 करें कितना आएगा 12। नहीं 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 नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई। 3 गुणे 2 करेंगे तो ये भी कितना आएगा 6। तो वैल्यू प्रोडक्ट में वैल्यू इंटरचेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो हमारा थर्ड जो आंसर होगा वो है बिल्कुल करेक्ट। विद्यार्थियों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर माइनस टी वाई वाई, क्या दिया गया है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें पूछ रहा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, जहां इसे हिंदी में कहते हैं अवकल समीकरण। तो हमें दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पता लगाना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होगी। तो ये तो बिल्कुल लल्लू लाल वाला क्वेश्चन हो गया, प्लस डी इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। इसमें हम पता लगाते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, 1 होगी, 0 होगी, नॉट डिफाइन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दी गई है हमें फाइंड करना है उसकी ऑर्डर, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये समझे कि सबसे मैक्सिमम टाइम्स कौन इसमें डिफरेंशिएट है, तो आंसर तो आप ही निकाल लिए होंगे। तो सबसे जो मैक्सिमम टाइम्स जो डिफरेंशिएट है वो दिख रहा है, ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएट है, क्योंकि जब कोई एक चीज एक बार में कोई फंक्शन डिफरेंशिएट होता है यानी fx, जिसको हम नाम देते हैं y, इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो इसे लिखेंगे dy बाई dx। इसको सेकेंड टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अगर हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा डबल डैश या फिर y डबल डैश या फिर लिखेंगे डी स्क्वायर अपान में डी एक्स स्क्वायर। इसके पहले वाले हमने चैप्टर में पढ़ रखा है, चैप्टर 5th में सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव मतलब होता है कि किसी फंक्शन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर देना, ये हो गया हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। और सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब कि जो इसकी जो सेकेंड टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया, अगर इसको 3 टाइम डिफरेंशिएट किया जाए तो कितना हो जाता है, d3 y अपान में dx के पावर 3। तो कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसे ही कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट है, तो कितनी टाइम डिफरेंशिएट है, मैक्सिमम जो है डिफरेंशिएट है वह है 2 टाइम्स। इसे ही कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर है वो कितनी होगी, 2। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह है इफ द वेक्टर्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ k कैप are mutually perpendicular then find the value of the lambda। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 2 4 0 क्या हो सकती है, ये तो इसको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले समझे कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनकी कंडीशंस क्या बनेगी। मान लिया हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर दिया गया है a और दूसरा वेक्टर है b, दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तब इनके बीच की कंडीशन कैसी क्या होगी। तो जब 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा कि वेक्टर ए
और इसमें लगा देंगे डॉट प्रोडक्ट। जी हाँ, आप डॉट प्रोडक्ट के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़े होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ बी, और इनटू में हो जाएगा कॉस थीटा। तो हमारा जो थीटा है ना, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि थीटा इज 90 डिग्री, है ना। परपेंडिकुलर मींस कितना होगा, दोनों वेक्टर 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो थीटा हमारा कितना हो गया 90 डिग्री, और इस थीटा की वैल्यू उठा करके यहां पास चिपका दो। तो कितना हो जाएगा, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। और आपको पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 545। अरे इतना गलत कैसे हो सकता है, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0। ठीक ना, सबको समझ में आया। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। तो इस प्रकार से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, और ये हो गया बेचारा 0। ठीक है, ये कितना हो गया 0। और इसने क्या किया, अब 0 में तो बड़ी बड़ी ताकत है, 0 में बहुत बड़ी ताकत है, ये सबको क्या कर देगा, अपने जैसा बना देगा। क्या हो गया सब, ये सब हो गए 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होगा 0 इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी। तो कंडीशन हमारे क्या करेंगे, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा कितना आएगा, 0। अब ये बात हम यूज करते हैं किस पर, इस पर। मान लिया गया कि वेक्टर ए हमारा कितना है, वेक्टर ए चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप दिया गया ना। और वेक्टर बी मान लिया कितना, वेक्टर बी क्या बोल रहा है कि i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर k कैप, लैम्डा टाइम्स ऑफ k कैप। इनको दोनों कर देते हैं गुणा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट प्रोडक्ट हाई कैप माइनस का 4j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ k कैप इक्वल टू 0। समझ में आया। अब आई कैप का गुणा हम कर देंगे आई कैप का जो हमारा कॉफिशिएंट है यानी कि गुणांक, आई कैप का कॉफिशिएंट गुणा करेंगे आई कैप वाले से, जे कैप का कॉफिशिएंट गुणा करेंगे जे कैप वाले से, और के कैप वाले कॉफिशिएंट गुणा कर देंगे के कैप वाले से। इतनी बात सबको समझ में आई। तो फिर कितना हो जाएगा, ऐसा गुणांक 1 है, 1 दुनिया 2, और साथ में होगा आई कैप डॉट हाई कैप प्लस ये कितना है, इसका गुणांक कितना है 1, और ये कितना है माइनस का 4 डॉट माइनस 4। डॉट मीन्स क्या है, दशमलव नहीं है, डेसिमल लगा देना डॉट। और इसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है ना। ये हो गया कितना, जे कैप डॉट जे कैप प्लस इसका गुणांक कितना कोएफिशिएंट 1, और कितना हो जाएगा ये लैम्डा। इसके बाद बोल रहा के कैप डॉट के कैप। एक बात समझ लीजिएगा कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू होता है कितना, आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू होता है 1, और इसके बाद के कैप डॉट के कैप इक्वल टू होता है 1। और एक बात और समझ साथ में ही, जब इतना समझाता और समझ लो कि आई कैप और डॉट जे कैप अगर ये दोनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर डिफर है तो परिणाम कितना आएगा 0। और इसके बाद अगर जे कैप डॉट के कैप ये हो गया कितना 0, और आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू होता 0। ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये 0, क्योंकि रीजन से क्या है, क्योंकि आई कैप ऊपर चढ़ गया आई कैप के, तो हमारा थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, कितना हो गया 0 डिग्री। और कितना इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, और आई कैप एक यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना होगा 1 1। ये हो गया हमारा cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 11, नहीं 1 इंटू 1 आएगा, ठीक ना। 1 इंटू 1 इक्वल टू होता है 1। तो
इतना से हम समझ चुके हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1 और ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो बचे कितना, ये बराबर 0 है, भूल गया था गलती से। तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस माइनस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये घटाना देना इसको 1 माइनस 1 कर दो। सर जी तू गलत कर दिए, ये -3 नहीं आएगा, कितना हो जाएगा ये 4 इंटू -4 इंटू 1 देगा कितना -4, और ये कितना हो जाएगा प्लस लैम्डा इंटू 1 कितना देगा लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 0। ये कितना बचेगा -4 में से 2 निकाल दो, कितना बचेगा -2 इक्वल टू बचेगा लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू सॉरी प्लस, और ये -2 उधर गया किसमें प्लस में, तो हो गया कितना लैम्डा इक्वल टू 2। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है 2 का ए का फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है ना, तो हमें फाइंड करना है कॉट इनवर्स। अब ऑप्शनल हमारे खत्म हुए, कॉट इनवर्स -1/√3 की फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले हमें समझ लें कि कॉट इनवर्स की जो रेंज प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कितनी होगी। तो लिखेंगे रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा, ओपन इंटरवल 0 से पाई, ओपन इंटरवल 0 से पाई। इसका मतलब यह है कि जो कॉट इनवर्स जो किसी भी डोमेन के लिए वह केवल जो रेंज आएगी वो 0 से पाई के बीच में हो सकती है, नॉट इंक्लूडिंग 0 एंड पाई। ओपन इंटरवल चिल्ला के बोल रहा है कि आप 0 नहीं ले सकते ना ही पाई ले सकते हैं। तो समझते हैं, सबसे पहले ये समझे कि ये दिया गया कितना हमारा कॉट इनवर्स -1/√3। इसको हम मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, अंग्रेजी वाले हैं ना, लेट कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू हो गया y। क्या मान लिया इसको y, यानी इसका जो डोमेन, हमने डोमेन -1/√3 रखा तो हमें रेंज कितनी मिल गई y। अब इस कॉट इनवर्स को उधर भेज दो, ये कितना हो जाएगा, जब उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा बेचारा कॉट y और इक्वल टू -1/√3। जी हाँ दोस्तों, इतना समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं आगे, हम इस माइनस को थोड़ी देर के लिए मार देते हैं गोली, मतलब गोली क्या, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं तो हमें कितना बचेगा, कॉट y इक्वल टू बचेगा 1/√3। और जल्दी से हमको बताइए कि कॉट y इक्वल टू 1/√3 थीटा के किस मान के लिए आएगा। इसका मतलब जब y इक्वल टू होगा हमारा π/3, यानी कि जब थीटा हमारा होगा 60 डिग्री, तब हम मिले कितना 1/√3। समझ में आया ना। अब इसके बाद ये तो हो गई कि थीटा जब हमारा 60 डिग्री होगा तब हमें मिलेगा 1/√3, लेकिन हमारे सवाल का जवाब ये नहीं है। हमारे सवाल का जवाब है कि हमें चाहिए कॉट के थीटा किस मान के लिए -1/√3 मान आएगा। तो अब क्या करना है कि इसकी जो रेंज है ना, इसकी जो रेंज है, चिल्ला के बोल रही है कि तुम 0 से पाई के बीच में मुझको लोगे, अगर इससे कहीं बाहर ऊपर नीचे गए तो अनर्थ हो जाएगा। तो समझिएगा कि 0 जो पाई होता है क्या ना, ये हुआ, इसमें 90 भी है, 0 से 90 जा सकता है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है। और इसके बाद कहां तक जा रहा है, ये 90 डिग्री तक जा रहा है, सेकंड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड में ही रहेगा। तो हमें पता है कि क्वाड तो हमारा क्वाड y
अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो इसका मतलब ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू किसमें मिलेगी, हमें ये भी पता है कि जो क्वार्ट होता है वह सेकंड क्वाड्रेंट में देता है नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब हमारी बात बन सकती है इससे, बनेगी ना बात। हाँ, तो समझते हैं। तो हमें y कितना मिला था, π/3। अगर इस π/3 को हमें नेगेटिव करना तो क्या करेंगे, ये हो जाए कॉट और पाई में से घटा देते हैं, प्यारा सा π/3 घटा दिया गया, पाई में से घटाया गया π/3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाए कॉट और ये 3 पाई कितना हो जाएगा, ये 3 पाई माइनस का पाई अपान में 3 कितना बचा, 3 पाई में से पाई निकाल दो, बचेगा 4 पाई। नहीं, 4 पाई नहीं, 2 पाई। क्या 4 पाई की याद ना आए, कितना हो जाएगा ये 2 पाई/3। ठीक है ना, इतना हो गया। अब समझते हैं तो इससे फायदा क्या होने वाला है, हमें तो निकालनी चाहिए थी वैल्यू, लेकिन ये क्या निकल के आ गया। तो मैं सबसे पहले आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है वो बताना चाहूंगा कि कॉट फाई माइनस का थीटा, यानी 180 माइनस का थीटा बराबर कितना होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा कि पाई में से अगर न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल अगर घटा देंगे तो किस में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट इसका मतलब दे रहा, कह रहा कॉट थीटा हो जाऊंगा, कितना हो जाएगा ये कॉट थीटा। तो इस वैल्यू को जब मैंने इसमें घटाया तो कितना देगा ये, इसको जब मैंने इसमें कितना पाई माइनस का π/3, तो इसको ये कितना हो जाएगा, इस चीज को मैं ये भी रख सकता था कि जो कितना है ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट माइनस का π/3। तो ये हो गया ना इतना, इसके बराबर, ये दोनों आपस में हो गया बराबर। ये कितना देगा, माइनस का 1/√3। ये कहां से आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू तो हमारी थी कितनी, 1 कितना था 1/√3, क्योंकि y की वैल्यू रखो ना π/3, तो 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू हो गई 1/√3, और नेगेटिव बैठा तो है आगे, तो ये हो गया माइनस, और ये बराबर कितना आया कॉट 2π/3। तो किसके लिए हो गया, y हमारा कितना हो गया, ये y इसको इधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इक्वल टू आएगा 2π/3। तो ये होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 will be 2π/3। तो 2π/3 इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि so that the function f(x) is equal to mod of x is continuous हाँ सही है, continuous at x is equal to 0, so that the function f(x) is equal to mod of x is equal to continuous at x is equal to 0। दिए गए फलन x is equal to 0 पर संतत दिखाना है हिंदी विद्यार्थियों के लिए। तो f(x) is equal to mod of x continuous x is equal to 0 पर होगा, 0.0 x is equal to 0 पर कंटिन्यूस दिखाना है। तो कॉन्टिन्यूस के सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्टिन्यूस एक फंक्शन कब होगा, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। मान लिया गया कि हमारे पास ये प्यारा सा फंक्शन दिया गया f(x) और हमारे पास प्यारा सी इसकी वैल्यू दी गई है पॉइंट C। हमें पॉइंट C पर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखाना है। तो क्या x इज इक्वल टू C है ना, इस C के थोड़ा सा टेंड वैल्यू, इस थोड़ा सा ऊपर वैल्यू लेंगे, कितना हो जाएगा C प्लस, इससे हल्का सा ऊपर वैल्यू लेंगे C प्लस मतलब है कि 0 के ना के बराबर जोड़ दो, जीरो नहीं, 0 के बराबर, लगभग बराबर, 0 नहीं होगा, 0 लगभग बराबर,
ठीक है, तो इसमें लगभग मैंने जोड़ दिया सी प्लस हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू हो गई इधर सी प्लस, और इसके बाद इसमें थोड़ा सी में थोड़ा सा घटा दिया गया, ये वैल्यू आ गई इधर, तो ये बन गया बायां पक्ष, ये बन गया दायां पक्ष, ये हो गया बेचारा मूल बिंदु, है ना। इसे ही कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जो एग्जैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू सी है, इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सी प्लस मतलब क्या है, तो बेटा मैं थोड़ा सा इसमें घटाया तो सी माइनस एच, और थोड़ा सा इसमें जोड़ा तो कितना होगा सी प्लस एच, और इसमें कुछ ना थोड़ा सा न थोड़ा सा घटाया न जोड़ा, तो ये तो ना ही रहेगा, इसको रहने दो ना। तो ये हो गया x की वैल्यू, इसको नाम देंगे x टेन टू, ये हो गया हमारा x टेन टू सी माइनस, इसे कहेंगे x टेन टू सी प्लस, और ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू सी। तो बच्चों समझ में आया या फिर नहीं? तो समझते हैं आगे कितना हो जाएगा। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, यानी सी पॉइंट के लिए अगर ये एफ फंक्शन हमारा अगर यह संतत है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेंगे? कंडीशन क्या समझिएगा कि अगर लिमिट हम क्या कर दें, x टेंड टू सी प्लस एफ एक्स फंक्शन, हमने x फंक्शन एफ एक्स में लिमिट लगा दिया, और ये हो गया x टेंड टू सी प्लस, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, वैल्यू आएगी वो अगर बराबर हो जाए लिमिट x टेंड टू सी माइनस एफ एक्स, एक बार हल्का सा जोड़ने पर और एक बार हल्का सा घटाने पर, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। बिल्कुल गलत, इतने से बात बनने वाली नहीं है। अगर ये c प्लस सी माइनस, यानी एक बार थोड़ा सा आगे एक बार थोड़ा सा पीछे, अगर ये दोनों बराबर होगा लिमिट में, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो होगा कब होगा, और तो देखिए ना आगे क्या होगा। तो इसके बाद तीसरी कंडीशन बनती क्या है, तीसरी कंडीशन तो हम इसको छोड़ दिए थे, बेचारे को रो रहा था यहाँ पर, तो मुझको तो पूछा ही नहीं गया। नहीं बेटा तुमको ही पूछा जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसके आएंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और इसे रखेंगे सीधा फंक्शन में, ये हो जाएगा कितना एफ सी। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो गए तो हो गए, जब हो गए तो इन्हें क्या कहेंगे, बस हो गए, क्या हो गए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इसको नाम देते हैं हम कितना, ये प्लस है, इसका नाम देते हैं आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, और इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं रमेश कुमार, नहीं रमेश कुमार नाम नहीं देंगे, इसको नाम देंगे एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बेटा नाम देते हैं वैल्यू ऑफ दी फंक्शन, इसको नाम देंगे वैल्यू ऑफ दी फंक्शन। तो ये सारी की सारी जितनी गाथाएं आपस में रायता फैलाया गया है ना, जितना रायता फैलाया गया, इस रायते में है इसको यूज करते हैं। तो समझिएगा हमारे पास दिया गया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, दिया गया है फंक्शन मॉड ऑफ एक्स। इस फंक्शन को हम दो प्रकार से लिखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज, इसमें दो वैल्यू आएंगे ना, आपको पता है, फिर भी आपके माइंड में डाउट होगा कि ये वैल्यू जब मॉड से बाहर निकलेगी तो एक बार होगी माइनस और एक बार होगी प्लस, ठीक है ना। तो माइनस की वैल्यू कब आएगी, माइनस की वैल्यू तब आएगी इफ x इज लेस देन 0, तब ये आएगा नेगेटिव, और इसके बाद यदि पॉजिटिव x तो इफ x इज मोर देन और इक्वल टू 0, दो कंडीशन हम इसमें ले लेंगे, x इज मोर देन 0। समझ में आया? हाँ आ गया होगा समझ में, कक्षा 12 की स्टूडेंट हो, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें लगाना है लिमिट। लिमिट क्या है, x टेंड टू हमारा c क्या है, c हमारा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं तो भैया कितना हूं, 0 हूं, तो यहां पर कितना, एक बार हम लेंगे c प्लस 0 प्लस, तो इसको नाम क्या देंगे, यह हमारा नाम क्या हो गया, आर एच एल, प्लस में चल रहा है ना, इसे नाम देंगे x टेंड टू c प्लस, और इसका नाम क्या है, इसको लिखेंगे ऐसे x टेंड टू कितना हो गया, इसको लिखेंगे 0 प्लस h, और h मतलब क्या है, h टेंड टू 0, तो समझिए बेटा ये क्या है, h टेंड टू 0 मतलब क्या है, h टेंड टू 0, ये टेंड कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं लगभग, जो मैं h हूं ना, मैं h हूं, वो लगभग मैं 0 के बराबर हूं। हाँ
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको मैं 0 प्लस एच के फॉर्म में रखूंगा तो ये एक्स बेचारा यहां से हट जाएगा और फॉर्म बन जाएगा एच टेंड टू का 0, यानी एच टेंड टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट, और मैंने एफ एक्स की जगह में क्या रख दिया, एफ एक्स जगह में हो गया 0 प्लस एच, और यहाँ पास आ गया एच टेंड टू 0। अब आपको फंक्शन की वैल्यू तो फंक्शन में रखना, तो ये क्या है, डोमेन उठा पुट कर दीजिए, कहां पर, किसमें, कहां गया 0 प्लस नहीं है, 0 प्लस यानी 0 मोर देन है, एक्स इज मोर देन 0 है, इसका मतलब ये वाला आएगा। तो किसमें रख देंगे, ये जो फंक्शन f0 है ना, इसको उठा कर रख देंगे किसमें, लिमिट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस एच, इस फंक्शन की जगह उठा के इस वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, तो कितना है, h टेंड टू 0। अब ये क्या हो गया, ये h में है ना, और h की वैल्यू बोल रहा मैं लगभग 0 के बराबर, तो बेटा इसको बाहर निकाल लो, कितना हो गया, ये 0 हो गया। समझ में आया, आ गया होगा समझ में। इसके बाद समझिएगा, तो इसके बाद हम बात करेंगे इसकी LHL की हम बात करते हैं। LHL में क्या लेंगे, h टेंड टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा x बराबर 0 माइनस h, और h टेंड टू 0, ठीक है ना। हाँ, अब आगे समझते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा एफ एक्स बेचारा ठंडी लग गई एफ एक्स कितना हो गया, अब कितना होगा, तो इसको भी वैसे ही रखें, इसके भाई के जैसे, सौतेला भाई है, सगा भाई है, पता नहीं कितना हो जाएगा लिमिट, और इसको कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 माइनस एच, हो गया 0 माइनस एच, और ये दिया एच टेंड टू 0 इक्वल टू कितना आया, ये हो जाएगा, इसको उठा के पटक देंगे, कहां पर, यहां पर पटक दो, कितना बचा, ये माइनस एक्स ना, एक्स की जगह उठा के इसको रख दो, माइनस एच, 0 माइनस एच कितना हो गया, एच टेंड टू 0, तो जी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस हो गया प्लस, लेकिन एच की वैल्यू क्या है बेटा, 0, कितना है, 0 हो गया 0। समझ में आया, शाबाश। इसके बाद क्या होगा, आगे एक बार हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसमें, चाहे इसमें पटको चाहे इसमें पटको, सेम ही रहेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया, एक्स, और इसकी जगह में रख दिया c इक्वल टू, यानी एक्स इक्वल टू हमारा हो गया कितना, जब 0 होगा तब कितना आ जाएगा, 0 की वैल्यू उठा के रख दी इसमें 0। देखो हमने क्या देखा, क्या कि LHL और RHL और F0 तीनों हो गए बेचारे बराबर। जब बराबर हो गए तो इसे कहेंगे कि दिया गया फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फॉर एक्स इक्वल टू 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आया। तो प्यारे बच्चों ने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ एंड पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये दी गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्वेश्चन चिल्ला के बोल रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड पावर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है और फाइंड करना है ऑर्डर एंड पावर, है ना। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और उसकी पावर या डिग्री फाइंड करने में, जब भी फाइंड करना होना ऑर्डर एंड पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक बार याद कर लीजिएगा अपने से खूबसूरत चैनल घिनथारा ज्ञान को, और आपको डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड पावर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझिएगा कि इसमें ये समझना है कि सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटिंग कौन है, सबसे ज्यादा टाइम डिफरेंशिएट ये है, ये नहीं है,
ये डिफरेंशिएट की पावर दिया गया है, हमें देखना ऑर्डर। ऑर्डर मतलब मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट, जैसे मैंने पहले बताया है, पहले अभी इसी लेक्चर में बताया है कि डी स्क्वायर, एक बार डिफरेंशिएट है लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, दो बार डिफरेंशिएट है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड तीन बार है तो डी डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब, इसी में चार बार हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख देंगे। कभी कभी ऐसे भी लिखेगा वाई डैश, इसको वाई डबल डैश और वाई ट्रिपल डैश, वाई चार बार डैश, ऐसे ही मिलेगा आपको। तो हमने देखा कि ये लल्लू लाल बेचारा यहाँ पर चुपका छिपा हुआ बैठा तो है, मैक्सिमम टाइम्स यही डिफरेंशिएट हो रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैक्सिमम टाइम्स कौन डिफरेंशिएट है, तो हमने इसको पकड़ लिया कि ये है मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट। अब मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएट हम इसमें देख रहे हैं, एक इस चीज को सीख लेते हैं इससे कि जो इसके जो डिफरेंशिएटिंग जो पावर है, ये जो ऊपर लगी है ना, ये पावर है और इसे कहते हैं ये डिग्री, ये क्या है, ऑर्डर है। डिफरेंशिएटिंग जो पावर होती है ना, जो डिफरेंशिएटिंग ये लगा है ना स्क्वायर, इसे कहेंगे ऑर्डर। और इस ऑर्डर की पावर पूरा बंद कर दे, इसको पूरा बंद कर दे, तो इसके ऊपर पावर में कौन बैठा है, एक बैठा है, चुपका से दिखाया नहीं गया है। तो समझिएगा सबसे जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो कितनी है, मैक्सिमम ऑर्डर। सबसे पहले हमें इसकी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की उसकी पावर को पहचानने के लिए पहचानना होगा उसकी ऑर्डर को। ऑर्डर कितना दिया गया है, इसकी जो मैक्सिमम ऑर्डर कितनी है, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट कितना, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट है 2, है ना, 2 टाइम्स। अब इसके जो पावर चढ़ी है ये मैक्सिमम पावर, इसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो पावर कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पावर होगी मैक्सिमम पावर 1। बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, आप सोचेंगे सर इससे बड़ी पावर तो ये है, हमें इससे मतलब नहीं है कौन सी बड़ी है, हमारा जो पावर है ना वो टोटली डिपेंड है किस पर, ऑर्डर की पावर पर। अगर मैक्सिमम ऑर्डर जहां जाएगी वहीं पर बनेगी मैक्सिमम पावर। समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और तो प्यारे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है क्या, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑफ ऑफ find the maximum value of z is equal to 3x plus 4y subject to following constraint x plus y is less than or equal to 4 and x is more than or equal to 0 and y is more than or equal to 0। ठीक है ना, हमारे पास कितने कांस्टेंट दिए गए हैं, x, 3 कांस्टेंट दिए गए हैं, आप समझते हैं। तो अगर फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कांस्टेंट, हमारे पास 3 कांस्टेंट दिए गए हैं। इस माध्यम से हमको बताना है कि z का जो मैक्सिमम मान आएगा वो होगा कितना, पता नहीं, हमें भी नहीं पता, सॉल्व करने की बात कितना होगा वो बाद में पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन कहां से क्रिएट हो रहा है, ये क्वेश्चन हमारा बन रहा है किससे, एलपीपी से। एलपीपी क्या है, ये कौन सी बीमारी है एलपीपी, एलपीपी मीन्स लिनियर लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, हम भी भूल गए थे, समझिएगा। तो सबसे पहले कितना दिया है, x प्लस, सबसे पहले इसको लिखते हैं ना, ये कहां गया ये इधर है, तो ये वाला कितना हो गया, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। इसके बाद x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड x इज मोर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन और मोर देन
इन्हें कहेंगे सेकंड और इन्हें कहेंगे थर्ड। समझ में आया? अरे इसमें समझाने वाली बात क्या थी, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा ना, समझिए, मैंने मजाक कर दिया। अब समझिएगा, सबसे पहले हम समझ लें कि इस x प्लस वाई ये कैसा समीकरण है। तो ये है एक लिनियर इक्वेशन। क्या नाम देंगे इसको? ये हो गई हमारी लिनियर इक्वेशन। जी हाँ, हिंदी में कहते हैं इसको रैखिक समीकरण। ये क्या बन गया हमारा? रैखिक समीकरण। और प्रत्येक लिनियर इक्वेशन चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि जो मेरा ग्राफ क्रिएट होगा ना, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना? अब इसका मतलब ये नहीं कि फतेहपुर से लखनऊ की तरफ जाएगी, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बट स्ट्रेट होगी। समझिएगा 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 समझिएगा। तो कितना हो जाएगा ये? x प्लस वाई, ये जो है इक्वलिटी है ना, ये लेस देन वाली, इसको छोड़ के हटा देता हूं। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4। इसमें पॉइंट क्या करते हैं? इसके इंटरसेप्टिंग पॉइंट निकालते हैं। किसी ग्राफ के जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट होंगे, इंटरसेप्टिंग मतलब होता है लाइन पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस साइमल्टेनियसली, साथ में एक्स को भी कट कर रही हो और वाई को भी कट कर रही हो, उसे कहेंगे इंटरसेप्टिंग लाइन। तो इसके इंटरसेप्टिंग पॉइंट क्या होंगे? क्योंकि हमको पता है कि एक्स में तो वाई जीरो होता है, एक्स अक्ष में वाई जीरो होता है और वाई एक्सिस में एक्स जीरो होता है। तो क्यों ना हम यही फंडा लगा दे इसमें कि एक बार हम कर देते हैं एक्स को जीरो, तो वाई कितना मिल जाएगा? वाई मिल जाएगा 4। इसके मतलब हमें मिल गया इसका पॉइंट 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 जीरो कामा 4। और आपको पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए मैक्सिमम 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। कितने? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट को आपस में मिला देना तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। एक पॉइंट से भाई साहब ने खींच देना, ठीक है ना, नहीं तो बुद्धिमान हो जाओगे बहुत ज्यादा फिर। तो कितना हो जाएगा ये? एक्स इक्वल टू, इसके बाद अगर हम वाई को जीरो कर दें तो फिर एक्स कितना मिल जाएगा? एक्स भी मिल जाएगा 4। मजा आ गया। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 4 0। तो हम खींच देते हैं एक लाइन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये कितना होगा? 1 2 3 4। क्या करेंगे? तो हमारा पहले कितना 4 0 आ गया और ये हो गया 0 4, है ना। तो ये हो गया वाई एक्सिस का पॉइंट और ये हो गया एक्स एक्सिस का पॉइंट। इसे लिखेंगे एक्स, इसे लिखेंगे वाई, और इन दोनों पॉइंटों को धीरे धीरे होले होले मिला दो। मिल गया, ठीक है। अब आगे समझिएगा। तो क्या, अब इसके बाद हमें समझना है इसके जो कॉमन कॉमन क्या होंगे? जीरोज होंगे। कॉमन सॉल्यूशन, इस लाइन के कॉमन सॉल्यूशन किधर आएंगे? इधर आएंगे या फिर उधर आएंगे। और इसके लिए क्लास 11th में लिनियर इनइक्वालिटीज के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि सॉल्यूशन किधर लाई करेंगे, मूल बिंदु की तरफ यानी ऑरिजिन की तरफ या फिर ऑरिजिन से आउट, है ना। तो समझते हैं इसके सॉल्यूशन किधर लाई करेंगे। तो हमारा जो कांस्टेंट ना है, अब आप कहेंगे सर ये वाली इक्वेशन कहां गई? ये वाली इक्वेशन, ये बेचारा मूल बिंदु खा गया दोनों को, यही पास रहेंगे। एक्स इज जीरो एंड वाई जीरो जीरो, मूल बिंदु बन गए ना। तो ऐसा नहीं है कि इनको मैंने भगा दिया कई बार, नहीं भगे नहीं है, ये सब क्या खा गया? मूल बिंदु खा गया। तो समझिएगा। अब इसके सोल्यूशन क्या होंगे? इसके सोल्यूशन क्या होंगे? इसके सोल्यूशन जो कुछ भी होंगे समझिएगा। तो इसके सोल्यूशन किधर को जाएंगे? मूल बिंदु की तरफ, या फिर इधर आएंगे, या इधर आएंगे, या फिर उधर जाएंगे। तो समझिएगा, इसलिए क्या करेंगे? इस इक्वेशन पे आ जाइए एक्स प्लस वाई और लेस देन, सॉरी लेस देन नहीं, लेस देन है 4 है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कितना हो गया। लेस देन, हाँ लेस देन। तो क्या करेंगे? इन दोनों x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दोनों की जगह में क्या रख दीजिए? 0 x एंड y। कितना हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? 0 प्लस ये हो गया 0 और लेस देन कितना हो गया? 4। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा बेटा कि ये बना कितना? 4। जो 4 से कम है क्या? 0 4 से कम है, सही है ना। इट इज राइट, ये बिल्कुल राइट है ना कि 0 तो कम ही होता है ना 4 से। अगर ये बात राइट हो गई, इसका मतलब क्या है कि इसके सोल्यूशन किधर आएंगे? सोल्यूशन आएंगे इसके इधर को, इधर को, इधर की तरफ, मूल बिंदु की तरफ। जैसे ही मूल बिंदु की तरफ आया, इसके कितने कांस्टेंट बन गए? इसके कांस्टेंट बन गए कितने? 3 कांस्टेंट पॉइंट बन गए, इन्हें कहेंगे कांस्टेंट पॉइंट। अब
बकवास क्या कर रहे हैं हम, बकवास क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए थी क्या, अधिकतम वैल्यू। अब आप सोच रहे हैं सर ये गोल गोल घुमा रहे हैं, बस मेन पॉइंट में पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो पहुंच रहा हूं बेटा। तो कितना हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई कांस्टेंट पॉइंट, और इसको नाम देंगे जेड, और अपान अपान कितने पॉइंट आ गए हमारा, एक कांस्टेंट पॉइंट बनेगा 0, और दूसरा बन गया 0, 4, और इसके बाद तीसरा बन जाएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है ना, ये यहाँ से ये बॉर्डर लाइन हो गई 0, 4, 0। अब जेड इक्वल टू कितना हमारा, जेड इक्वल टू दिया गया है 3x प्लस 4y। इसमें क्या करें, x की वैल्यू x की जगह में, y की वैल्यू y की जगह में, कितना हो जाएगा ये, तो 0 रखा हमने, कितना 0 हो गया, 3 into 0 एंड प्लस कितना हो गया 4 into 0, दोनों क्या हुआ 0, बेचारा मर गया, कितना बचेगा 0। ये भी कोई मान है क्या, ये मान है, होगा भी, देखा भी गया है, हमें अधिकतम वैल्यू चाहिए ना, मिनिमम में आ तो बेचारा यही हो जाएगा। तो क्या होगा अगला, एक्स की वैल्यू कितनी है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 3 into 0 एंड प्लस 4 into 4, कितना हो गया 3 गुणे 0, कितना है 30, 30 होगा, नहीं वो गलत है, 30, 3 गुणे 0 कैसे 0 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 गुणे 0 कितना आएगा 0 आएगा, और 4 चौको 16 हो गया। आगे समझे, ये कितना दिया है 4, 0, तो x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू दी गई है 4, तो ये हो जाएगा z, z इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 into 4, और ये प्लस हो गया 4 गुणे 0, कितना आ गया 3 चौक 12, और ये लल्लू लाल हो गया 0, बचेगा 12। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी कितनी जेड की, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 16। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी जेड इज इक्वल टू हो जाएगी 16। यहां समझ में आया, समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है बहुत ही सिंपल और वेरी डिलीशियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डिलीशियस हो गई क्या, तो इफ पी probability of A is equal to 7/13, और pb probability of B is equal to 9/13, and probability of A intersection B इस क्या पढ़ेंगे A intersection B is equal to 4/13, यानी कि 4/13। Then find the value, find the value of probability of A given by B, probability of A given B। अब इस तरह कोई भी अगर ये शक्ल दिख जाए ना, इसको प्यार से सॉल्व कर लेना कितना हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी, बेटा होता है इसका फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जी हाँ बच्चों, ये समझ में आया या नहीं, वैसे समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ये फार्मूला है, इसको रट डालिए, ठीक है ना। तो समझते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और दोनों की वैल्यू ऊपर दी गई है, कहाँ गई ये है, तो ये और ये दोनों ये भी रिक्वायर है। आप कहेंगे सर जी ये कहाँ गया, जाना तो जहाँ जाना है, हमें चाहिए क्या, सिर्फ इतना चाहिए, बस इतना। तो क्या रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रख देंगे 4/13, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/13, 13 से 13 निपट गया और बचेगा 4/9। एक बात प्रोबेबिलिटी में जरूर ध्यान रखें कि प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स इज मोर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या फिर 1 या फिर 0 1 के बीच में ही लाई करेगी। अगर इसके ऊपर और इसके ऊपर इसके नीचे गया तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ मीन्स फिर
आपको नंबर नंबर तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। समझ गए? तो नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर कितना होगा, 4/9। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है 3A, और क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार सुपर डुपर क्वेश्चन है। इफ ए इज इक्वल टू खरली ब्रैकेट 1, 2, ये दिया गया सेट है। ए इज इक्वल टू सेट 1, 2 एंड एंड बी इज इक्वल टू खरली ब्रैकेट 3, 4, then find then find the then find the number find the number find the number of relation find the number of relations between A and B। आपको ये बताना है कि यदि सेट A दिया गया है और सेट B दिया गया है, इसके एलिमेंट है, ये इसके एलिमेंट और ये इसके एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ द रिलेशन बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में कितने टोटल रिलेशन बनेंगे, कितने टोटल रिलेशन बनेंगे, समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी सेट के नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ए, ये सॉरी पहले ये हम लिख देते हैं ना कि नंबर ऑफ तेरी की ए इज इक्वल टू कितना दिया है, सेट 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू दिया गया है 3, 4। हाँ जल्दी देखिए इसमें कि नंबर ऑफ ए के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 2, और इसके बाद नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इन सेट भी कितना होगा, 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करना क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड बी। तो दो सेट के बीच में नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, इसके लिए फार्मूला होगा 2 के पावर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा सीधी सी बात, कितना हो जाएगा, 2 नंबर ऑफ ए, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा तो मत, तो कितना हो 2 है, तो 2 यहां पर रख दिया क्रॉस। इसके बाद नंबर ऑफ बी कितना हो गया, ये भी चिल्ला चिल्ला बोल रहा मैं भाई साहब कितना हूं, 2 हूं, कितना हो जाएगा 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 को ओपन करेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, कितना हो गया, 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16। तो टोटल कितना, ए और बी के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनने वाले हैं बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन बनने वाले हैं वो होंगे 16। कितने होंगे, 16। तो ए और बी के बीच में जो नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे वो होंगे 16। तो 16 इज यानी 16 इज राइट आंसर। हाँ तो प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 3B। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है समझिए, क्वेश्चन दिया गया है कि इफ y is equal to a sin x plus b cos x, then prove that d square y upon में dx square y upon में dx square plus y is equal to 0, ये हमको प्रूव करना है। ठीक बच्चों, तो समझ गए ना सभी लोग कि हमें y is equal to इतना दिया गया है, तो प्रूव करना है कि इतना आएगा। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या है कि हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पहले फर्स्ट से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो y को कितना दिया है, अरे बाप रे, y को कितना दिया है, a sin x और प्लस b cos x। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते dy बाई dx इज इक्वल टू, और इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये कितना हो जाए डी ए
ए तो हो जाएगा हमारा कॉमन, ए हो जाएगा हमारा कॉमन, और ये बचेगा साइन एक्स अपान में डी एक्स प्लस बी हो गया कॉमन, और ये हो जाएगा डी कॉस एक्स अपान में डी एक्स। इतना बच्चों समझ में आ गया ना? तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। इसके बाद b कॉमन हो गया, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का sin x। तो ये बन गया हमारा कितना, dy बाई dx। कितना बन गया हमारा, dy बाई dx। और अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कितना आ जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें ए कॉमन ले लो, और ये हो जाए डी कॉस एक्स अपान में डी एक्स माइनस का बी कॉमन, और डी साइन एक्स अपान में डी एक्स। समझते हैं आगे, ये कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको कितना हो जाएगा, ये cos x का a लगा है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस b, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, प्लस का cos x। ये हो जाएगा कितना, cos x। बेटा दोनों में से ले लेते हैं माइनस कॉमन, और a sin x और प्लस का b cos x। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है? यदि इतनी बात समझ में आ गई है तो समझ लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम 90% हो चुकी है सॉल्व। तो कितना हो जाएगा, ये समझिएगा। अब इसको बेटा समझिएगा, हमने जहां से शुरुआत की थी, शुरुआत हमने कहां से की थी, शुरुआत हमने यहां से की थी। y की वैल्यू क्या है, a sin x प्लस का b cos x। तो a sin x प्लस का b cos x, क्या मैं इसकी जगह में कितना हो जाएगा, माइनस, इसके जगह क्या रख दूं, y रख दूं। इसको चुपके से प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार से है, तीसरे का सी, फाइंड द एंगल बिटवीन the vectors I cap minus 2j cap plus 3k cap and 3i cap minus 2j cap plus k। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स i cap minus 2j cap plus 3k cap and 3i cap minus 2j cap plus k cap। अंडरस्टैंड? अब तो इसमें हमें फाइंड करना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इस वेक्टर का नाम देते कितना, पहले वाले वेक्टर का नाम देंगे हम वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा वेक्टर हमारा हो जाएगा वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस k कैप। तो ये है बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम, और ये बस थोड़ी सी इसमें समझने की बात है, थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा आप समझ लिए ना तो ये प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। दो वेक्टर हमारे दिए गए, एक वेक्टर ये गया और एक वेक्टर ये गया, ऐसे बन जाए ना सही से। इसका नाम देंगे वेक्टर ए, इसका नाम देंगे वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का फाइंड करना है हमको एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स। ठीक है ना, 1 सेकेंड। हाँ, तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का अगर थीटा पूछता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इनटू में हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये होगा दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला। आप समझिएगा कैसे हम फाइंड करते हैं थीटा। तो वेक्टर ए सबसे पहले हम फाइंड करें वेक्टर ए। तो वेक्टर ए हमारा कितना है, आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद समझिएगा वेक्टर बी, हाँ वेक्टर बी कितना दिया है 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस k कैप। सही है, हाँ आगे समझते हैं। आगे ये समझते हैं हमें निकालना है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप डॉट प्रोडक्ट 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप और cos थीटा। इतना हो गया। इसके अंदर करवाएं आई कैप का कोफिशिएंट का आई कैप कोफिशिएंट और हमने आपको बता दिया है कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू कितना आएगा 1। तो कितना हो जाए 3 एकन्नम 3 2 दुनिया 4 और 3 एकन्नम 3 3 एकन्नम 3 हो जाएगा प्लस अब इसका तो ये प्रोडक्ट आ गया बराबर में, इसका चाहिए हमें मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हो जाए कितना 1 का स्क्वायर यानी आई कैप का गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट में इतना। इस प्रकार से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड परिमाण डॉट ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर और प्लस के का कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, इतना हो गया और इनटू में ना भूलें cos थीटा को। दोनों के अंडर रूट आपस में इनटू हुए भाग गए, दोनों अंडर रूट गायब। ये कितना हो गया 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 9 4 13 14 अंडर रूट 14 इनटू में cos थीटा 4 3 7 3 10 और ये बचेगा 14 cos थीटा इक्वल टू 10। इसको दिलाते हैं कितना हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10/14। कैंसिल करवा दें 2 से, 2 इसमें क्या है दोनों में 2 कॉमन है तो 2 पंचे 10 2 सत्ते 14। थीटा में फाइंड करना था ना, तो थीटा कितना हो जाएगा थीटा हमारा हो जाएगा कितना थीटा हो जाएगा थीटा इक्वल टू इस cos को उधर भेज दो, ये हो जाएगा cos इनवर्स 5/7। ये होगा हमारा राइट आंसर। तो आया सबको समझ में बेटा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो है ए प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, probabilities of solving the problem by them are 1/2 1/3 and 1/4 if all 3 students try their best then find the probability that problem solve। A problem of mathematics is given to 3 students, 3 विद्यार्थियों को एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम दी गई है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय देम, उनके द्वारा उस प्रॉब्लम को हर एक स्टूडेंट के द्वारा सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 1/3 एंड 1/4। इफ ऑल 3 स्टूडेंट ट्राई देयर बेस्ट, और हर एक स्टूडेंट अपना अच्छे तरीके से पूरी कोशिश करता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, तब आपको ये बताना है कि उस प्रॉब्लम को तीनों के द्वारा
सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि थ्री स्टूडेंट के नाम ले लेते हैं। पहला स्टूडेंट ए है और दूसरा स्टूडेंट बी है, तीसरा स्टूडेंट सी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? पहले स्टूडेंट द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 एंड सेकेंड स्टूडेंट के द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 एंड थर्ड स्टूडेंट को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4। अब हमें ये देखना है कि ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि उस स्टूडेंट द्वारा इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो सॉल्व कर लेगा। अब हमें निकालना है कि स्टूडेंट ए के द्वारा ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये हो जाएगा 1/p ऐसे। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्टूडेंट के द्वारा ना सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसी प्रकार स्टूडेंट सी द्वारा ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 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 हो गए। ठीक है, इसी पर क्या करते हैं हम? तो इसमें से क्या कर दें बराबर, ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा कितना? 1/2 ही आ जाएगा। एंड 1 माइनस 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 1 जो 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 2/3 एंड इक्वल टू 1 माइनस का ये कितना हो जाएगा? 1/4 इक्वल टू बचे कितना? 3/2 सॉरी 2/3 ना बच करके बचेगा ये 3/4। 4 1 जा 4, 4 में से 1 3 बचेगा 3/4। इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो गई है। आप समझें, आगे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने का, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेक्शन सी, ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इसको लिखेंगे क्या? ये हो जाएगा 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। इनको ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो प्रोबेबिलिटी इनके द्वारा ना सॉल्व करने की इतनी है, तो फिर सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 से घटा देंगे तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस का, इसका कितना आया? पहला 1/2, इसका कितना आया? 2/3 और इसका आया कितना? 3/4। इस प्रकार से 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, ये बचे कितना? 1 माइनस का 1/4 और ये बचे कितना? तो प्रोबेबिलिटी आप सॉल्व करने कितनी बचेगी? 3/4। तो कितना हो जाएगा इसका? 3/4, 1/2, 2/3 एंड 3/4। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 1/4 और इसका जो राइट सोल्यूशन होगा कितना आएगा? 3/4। तो इस प्रॉब्लम को तीनों के द्वारा सॉल्व कर पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड ऑन रियल वैल्यूज as f(x) is equal to 7x minus 3 is an increasing function। तो दिए गए इस फंक्शन को हमें शो करना है कि यह हर एक रियल वैल्यू के लिए दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो समझिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक इंक्रीजिंग जो फंक्शन होता है उसकी कंडीशन क्या होगी, है ना। तो मान लीजिए एक फंक्शन दिया गया है, ये f(x) इज इक्वल टू एक फंक्शन है, ये f(x) एक फंक्शन दिया गया है और इसका प्रत्येक जो डोमेन है ना वो बिलोंग कर रहा है किससे? R से, है ना। किससे बिलोंग कर रहा है? R। अब इस x से हमने दो वैल्यूज ले लिया, दो एलिमेंट ले लिए x के। पहला ले लिया x1 और दूसरा ले लिया हमने x2 और दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे? रियल वैल्यू से। यानी कि रियल वैल्यू से अंदर से ये वैल्यू ली गई है, ये रियल वैल्यूज पूरा
ये हमारा जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सेट है पूरा का पूरा, इसमें से हमने दो नंबर ले लिए x1 x2। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर कुछ भी हो सकते हैं, रैंडमली हमने 2 पॉइंट ले लिए, आप समझिएगा। तो कंडीशन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या है ये समझिए कि अगर दो फंक्शन लिए गए हैं और दोनों फंक्शन इस प्रकार से हैं कि x1 इज लेस देन, सॉरी, x1 जो है, x1 इज मोर देन x2, x1 इज मोर देन x2। अगर जो हमारा x1 है वह x2 से बड़ा है, या फिर यह भी हो सकता है कि x2 बड़ा हो x1 से, तब अगर इस डोमेन को हम किस में डालें, फंक्शन में, तब ये होना चाहिए कि fx1 जो एक डोमेन डाला गया इस फंक्शन पर, तब इसका जो रेंज आएगी वो भी बड़ी होनी चाहिए, किसके, किसकी रेंज से, x2 की रेंज से, किसकी रेंज से, x2 की रेंज से यह बड़ा होना चाहिए, तब इसे कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इट में भी ये भी हो सकता है कि x2 इज मोर देन x1, तब फिर ये ऐसे होगा कि fx2 इज मोर देन fx1 होना चाहिए, तब इसे कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक ना, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी इसको बोल सकते हैं। तो हमें सिद्ध करना किसको, कि दिए गया फंक्शन ये प्रत्येक रियल वैल्यूज के लिए एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं। तो समझिए, पहले सबसे पहले समझते हैं कि हमारा फंक्शन कितना दिया गया है। हमने मान लिया कि एक x1 ले लिया और x1 को हम मान लेते हैं x1 इज मोर देन है x2, x1 है मोर देन x2, तो हमने क्या किया, दोनों साइड में 7 का करवा दिया इनटू, तो x1 हो गया। अब ये मोर देन है किससे, ये रहेगा x2 से मोर देन, x2 से ये रहेगा मोर देन, तो कितना हो जाएगा, ये 7x2 ये भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में -3 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 7x1 माइनस का 3 इज मोर देन 7x2 माइनस का 3। अब समझिए जरा यहां पर कि ये फंक्शन हमारा क्या दिया है, fx इक्वल टू दिया गया है 7x माइनस का 3। तो मैंने पहले क्या किया, इसमें डोमेन डाला fx1, हमारे पास दो डोमेन थे x1, कितना, ये कितना हो जाएगा x1 माइनस का 3, और ये कितना हो जाएगा fx2 मैंने डाला x2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x2 माइनस का 3। तो ये अब आप कंपेयर कर सकते हैं, ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू किसकी हो गई, ये हो गया fx1, ये हो गया fx1, और ये वैल्यू किसकी हो गई, ये बन गया fx2, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा अभी कि हमारा x1 एलिमेंट जो था x2 से बड़ा था, x1 हमारा एलिमेंट जो था वह x2 से बड़ा था, और यहां पर देख रहे हैं कि x1 के जो रेंज है वह fx2 से बड़ी है, इसलिए गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। fx इक्वल टू 7x माइनस 3, fx इज इक्वल टू 7x माइनस का 3, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल वैल्यू, हर एक रियल वैल्यूज के लिए यह एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो समझ में आया। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 4b, क्या कहते हैं समझिएगा। Find the unit vectors perpendicular. Find the unit vector. Find the unit vector. Unit vector. Find the unit vector to each of vector. Each of vector A plus vector B and vectors perpendicular. ठीक है, परपेंडिकुलर
टू each ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया गया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हमारे दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेयर वेक्टर ए की वैल्यू इतनी है और वेक्टर बी की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले हम निकालते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना होगा, है ना। तो वेक्टर ए जैसा कि हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारा ये दिया गया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान कितना होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आई कैप, तो हम सीधे क्या कर लिए, सिर्फ जोड़ लेना, आई कैप से जुड़ेगा तो आई कैप कितना हो गया 2 आई कैप। इसके बाद जे कैप 2 जे कैप कितना हो गया 3 जे कैप, और इसके बाद प्लस कितना 3 के कैप हो गया 4 के कैप। तो प्यारे बच्चों इतना समझ में आया ना सभी को? हाँ, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब हम बात करते हैं वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी का, यानी वेक्टर ए से वेक्टर ए के प्रत्येक एलिमेंट से वेक्टर बी के एलिमेंट को घटा देना है। तो आई कैप से आई कैप घटा दिया तो कितना बचेगा 0 आई कैप। इसके बाद जे कैप में से 2 जे कैप घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का जे कैप। इसके बाद के कैप में से 3 के कैप घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2 के कैप। इतना समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है परपेंडिकुलर के लिए, तो वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर। यहां बात हो रही किसकी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर। जब कंडीशन होगी ईच ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर, इसका मतलब ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो गया, इसे कहेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉडल, और इसके बाद वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी, ये हो जाएगा साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। और हमें फाइंड करना है किसके लिए, परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए। और परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए हमें फाइंड करना इसका यूनिट वेक्टर, तो हमसे इससे कोई लेना देना है ही नहीं है। ठीक है, हमें चाहिए इसका यूनिट वेक्टर, हमें वेक्टर के फॉर्म में चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, हमें केवल चाहिए क्या, परपेंडिकुलर कंडीशन का वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो हम क्या करें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये हो गया क्रॉस। तो सबसे पहले हाँ ठीक, इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये कितना हो जाए वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी, इसको नाम दे देते छोटा सा नाम, वेक्टर छोटा सा प्यारा सा नाम वेक्टर सी। ठीक है, थोड़ा लिखने में इसको क्या होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस क्या है कि इस छोटा हो जाएगा। क्या करेंगे अब, हम इनको कर देते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो डिटर्मिनेंट के रूल से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है डिटर्मिनेंट के रूल से, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि क्या करेंगे, इसमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के रखेंगे कॉफिशिएंट, आई के नीचे, बी जे के नीचे, के नीचे। तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना आ गया 2, और ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 0 माइनस के 1 माइनस का 2। सभी को समझ में आया बच्चों? इसके बाद क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इसका निकालते हैं मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा। तो ये कितना, पहले आई को निकालते हैं, तो आई को जैसे ही निकालेंगे आई का, तो ये
आई कॉलम और रो कैंसिल हो गया, माइनर बचे कौन, ये बचे। कितना हो जाएगा ये, 2। कितना हो गया ये, इसको लिखेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6 माइनस का, और इस जगह माइनस लगेगा, एक माइनस लग जाएगा, 4 एक अन्नम 4, वो भी माइनस का क्या हो जाएगा ये, प्लस 4 एक अन्नम 4। अब इसको लिखेंगे आई कैप। दूसरा हमारा नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये 1 1 था और ये 1 2 था, ये 1 3 होगा। तो जहां पर विषम आता है तो -1 की पावर लिखते हैं, कितना 1 + 2, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। डिटर्मिनेंट में जाकर के आप अच्छे से इस रूल को समझ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये। अब इसके बाद जे हम निकालना, जे को इसकी कॉलम कैंसिल करो और इसका रो कैंसिल करो, कितना 2 दुनिया हो जाएगा 4 माइनस का, और 4 शून्यम शून्य। इसके बाद क्या बचेगा, अब क्या बचेगा प्लस का, प्लस के लिए निकालेंगे तो के इसकी कॉलम कैंसिल और इसकी रो कैंसिल। अब तो रो कॉलम कैंसिल के की, तो कितना 2 एक नम 2 माइनस का बचेगा, और ये 3 शून्यम शून्य, ये हो जाएगा के। इसके बाद क्या करेंगे, इसको फाइंड कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, बचेगा माइनस का 2 आई कैप, और ये बचे कितना 4, प्लस का हो जाएगा 4 4 जे कैप, 4 जे कैप, और ये हो गया कितना माइनस का 2 के कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर सी। तो समझ में आया तक बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद ये चिल्ला चिल्ला क्या बोल रहा है कि वेक्टर यूनिट वेक्टर हमको फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर क्या फाइंड करना है, इसका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के परपेंडिकुलर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना दिया गया है, वेक्टर सी आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर सी का फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे, जैसे मान लीजिए अब यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो एक फार्मूला होता है, जिससे हमें मान लीजिए वेक्टर ए दिया है और वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना, तो ये क्या लग गई, ए कैप। जो ए कैप लग गई ना, इसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो कितना हो जाएगा वेक्टर ए अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये होता है किसी भी वेक्टर को फाइंड करने का, उसका किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने का ये फार्मूला है। तो वैसे इसको भी करेंगे तो सी कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा वेक्टर सी और मॉड ऑफ वेक्टर सी। अब मॉड ऑफ वेक्टर सी आ गया, तो हमें फाइंड करना है मॉड ऑफ वेक्टर सी। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट। हम क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए उसके आई जे के कैप का जो कोएफिशिएंट है उसके स्क्वायर का हम कर देंगे सम, तो मिल जाएगा हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर। कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2 दुनिया 4, 4 चौको 16 और 2 दुनिया 4, 4 4 8 16, कितना हो जाएगा अंडर रूट 24। और इस 24 को हम निकालेंगे बाहर, कितना 4 6 24, 2 अंडर रूट हो जाएगा 6। तो समझ में आया यहाँ तक, आगे समझिएगा। तो इसको चाहिए क्या, वेक्टर सी की मान रख देते हैं, कितना बचेगा, वेक्टर सी हमारा बचा माइनस का 2 आई कैप और प्लस का 4 जे कैप माइनस का 2 के कैप, और सबके नीचे कौन आ गया, सबके नीचे आ गया 2 अंडर रूट 6। तो क्या कर दें, इसको कर दें, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा माइनस का आई कैप अपान में अंडर रूट 6 प्लस 2 दुनिया हो जाएगा 4, तो ये 2 जे अपान में अंडर रूट 6 माइनस का 2 से 2 कैंसिल, बचेगा के कैप अपान में अंडर रूट 6। इस प्रकार से ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। समझ आया सभी को, तो जल्दी से छाप लो बच्चों। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दी गई है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर गिवन बाय वेक्टर्स, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j प्लस 4k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू आई कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप। तो ये है हमारी खूबसूरत सी प्रॉब्लम, खट्टी सी मीठी सी, है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है कि हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसकी एडजेसेंट साइड दी गई है, ठीक है। इसके एडजेसेंट मतलब होता है कि
कोई इनिशियल एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर्स निकले हो, तो ये हो गया हमारा क्या, इसे कहेंगे एडजेसेंट पॉइंट। तो वेक्टर ए बी सी डी ये हो गए इसके शीर्ष। तो इसमें कहा एडजेसेंट जो साइड है ना, एडजेसेंट साइड, तो इसको मान लिया जाए कि वेक्टर ये ए हो गया और वेक्टर बी। और ध्यान रखिए बच्चों कि जब किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दी जाती है तो उसके लिए उसका एरिया फाइंड करने का बोला ना, इसमें एरिया फाइंड करने के लिए, तो उसका एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है क्या है समझिएगा। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इस प्रकार से हम इसका फाइंड कर लेंगे एरिया। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और फिर इसका निकाल ले मैग्नीट्यूड। अब समझें, तो हमें वेक्टर ए कितना दिया गया है, वेक्टर ए दिया गया है 3i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 4k कैप। इसके बाद वेक्टर बी दिया गया है बी सॉरी आई कैप और माइनस का j कैप प्लस 4k कैप, सॉरी k कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें चाहिए इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अभी हमने जस्ट पीछे वाले सवाल में सीखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट रखें 3 1 4 1 -1 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना हो जाएगा, तो समझ लें आई कैप इसको कैसे कर दिया, रो कॉलम कैंसिल, बचे कितना 1 1 1 जा 1 और 4 1 जा माइनस का 4 और माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा कितना आई कैप। इसके बाद माइनस आएगा, माइनस बाद इसको क्या करेंगे, कॉलम रो कैंसिल करते हैं तो बचेगा 1 3 जा 3 1 4 जा 4, ये हो जाएगा जे कैप और प्लस का, इसके बाद के से कैंसिल कॉलम और इसकी रो, तो 1 3 जा माइनस का 3 और 1 1 जा 1, ये हो जाएगा खे कैप। अब समझ लेते हैं कितना बचा, ये हो जाएगा 5 आई कैप माइनस का सॉरी माइनस का 1 आएगा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, बचेगा जे कैप प्लस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 3i कैप, ये हो जाएगा 4 माइनस का 4k कैप। कितना हो गया, अब क्या करते हैं, क्या करते हैं, हमें लग रहा है ये हो गया है मिस्टेक। कितना हो गया 25 और ये कितना आ गया 16, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आ गया कितना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये इसका आ गया वेक्टर। अब हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का चाहिए मैग्नीट्यूड, तो कर देते हैं अंडर रूट के अंदर इस वेक्टर के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम, तो 5 स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 का स्क्वायर और के का कोएफिशिएंट हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो समझिएगा कितना हो जाएगा ये, तो ये कितना आ गया, इसको लिखेंगे 5 5 25 प्लस 1 का 1 4 चौको 16 और ये 16 25 हो गया 41 41 से हो गया 42, ये हो गया पूरा कितना 42 अंडर रूट 42 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। इस प्रकार से इस पैरेललोग्राम का ये हो गया एरिया, वर्ग इकाई या फिर यूनिट स्क्वायर, हिंदी आ गई बीच में कोई बात नहीं। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया है तो फिर ठीक इसको नोट कर ले। क्वेश्चन दिया गया है A and B, A and B are two given events, where probability of A is equal to 1/2 and probability of A union B is equal to 3/5 and probability of B is equal to P.
फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ पी if events are mutually exclusive ठीक है। अब तो क्वेश्चन करा फाइंड A and B are two given events where probability of A is equal to 1/2 and probability of A union B is equal to 3/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दी गई है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिया गया है 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दिया गया है पी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दिया गया पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये है इस क्वेश्चन में, सबसे बड़ा मुद्दा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों कि जब कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम में अगर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी गई है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दी गई है पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिया गया है 3/5। ठीक है, सबसे जो इसमें मेन मुद्दा जो है इसमें क्या है, इसमें सबसे मेन मुद्दा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब कोई भी प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है तो इसका मतलब कि दोनों इवेंट्स के बीच में इवेंट्स ए एंड इवेंट्स बी का जो इंटरसेक्शन होगा वह कितना आएगा, फाई मतलब कि प्रोबेबिलिटी 0। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको एक्सपैंड कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बचेगा हमारे पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा और माइनस का ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और समझ लेते हैं आगे। तो ये कितना हुआ हमारा 3/5 हुआ और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें कितनी दी गई है 1/2 प्लस और ये दिया गया है पी, ये हो गया हमारा 0। इस 1/2 को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 3/5 माइनस के 1/2 बराबर आएगा पी। तो कितना हो गया 5 दूनिया 10, अब इसका भाग दो 5 दूनिया 10, 2 तैया 6 माइनस का ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, यहां पास आएगा 5 बराबर पी। इस प्रकार से हमें P बराबर कितना मिलेगा 6 में से 5 गए 1 और नीचे आया कितना 10 और P की वैल्यू हो जाएगी 1/10। तो सही बच्चों को समझ में आया? अगर समझ में आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ये रहा हमारे इस मॉडल पेपर का अभी 50% सोल्यूशन हमने दिया, 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।